एसी में अल्टरनेट करंट, डीसी में डायरेक्ट करंट। तो लोग समझने के लिए जो हम लोग के घर में बैटरी है, बैटरी से जो करंट आ रही है डीसी है, और जो हमको इलेक्ट्रिक फैन चल रही है, इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है, मोटर सबमर्सिबल मोटर, तुम्हारा फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, वो जो करंट है डीसी, सॉरी एसी, ठीक है। जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर से तार आ गया, टोका फंसा के हम लोग बाद अंदर ले रहे हैं या कनेक्शन करके जो अंदर ले रहे हैं, वो करंट क्या है? एसी, अल्टरनेट करंट। और जो हम लोग बैटरी से जो करंट जो प्रोवाइड करा केमिकल एनर्जी से, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी हो रहा है, वो क्या है? डीसी। डीसी में लिमिटेड इंटरवल पे उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 होता है, ताकि फुल सर्किल नहीं बनाता है ना। एसी का जो वेव आता है ऐसा होता है, साइन वेव जैसा होता है, लेकिन डीसी का जो वेव स्ट्रक्चर सिर्फ ऐसा होता है। तो ये हाफ सर्किल बनाता है, लेकिन ये एक ऊपर एक नीचे मिला के फुल सर्किल का बनाता है, ठीक है। इंडिया में एसी का जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। कितना होती है? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। क्लास 9 में पढ़ाए होंगे, साउंड चैप्टर में उसी जैसा है। एक सेकंड में जितना नंबर ऑफ साइकिल्स बनाता है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। किसी भी वेव के द्वारा एक सेकंड में, कितना सेकंड में? जितना नंबर ऑफ साइकिल्स बनाता है। साइकिल मतलब एक साइकिल मतलब होता है एक, ऊपर वाला को कहते हैं क्रेस्ट और नीचे बोलते हैं ट्रक, है ना, शीर्ष और गर्त। तो एक साइकिल बराबर एक क्रेस्ट एंड एक ट्रक, ठीक है। तो एक सेकंड में जितना साइकिल बनाएगा उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो इंडिया में एसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 50 है। डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी कितना है? 0 है, ताकि सिर्फ उसमें क्रेस्ट ही है, ट्रक नहीं है, तो साइकिल का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, मैं भी बताया था, जब हम एसी करंट से कोई भी अप्लायंस ऑपरेट हो रही है, जैसे पंखा, जब एसी करंट से ऑपरेट हो रही है तो ये मैक्सिमम करंट नहीं लेती है। ये कौन वैल्यू पे ऑपरेट होती है? IRMS, और उसका वोल्टेज क्या होता है? VRMS, है ना। RMS में क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। जो किसके IRMS किसके बराबर होता है? I मैक्सिमम बटा में √2, I मैक्सिमम बराबर √2, जो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 0.707 I मैक्स, ठीक है। और I मैक्सिमम जब निकालना रहेगा और I RMS देना रहेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √2 इंटू IRMS। ये रिलेशन है। उसी तरह वोल्टेज भी हो जाएगा बेटा, है ना। वोल्टेज VRMS कितना हो जाएगा? 0.707 V मैक्स, ठीक है। और V मैक्स कितना हो जाएगा? निकालना रहेगा, RMS देना रहेगा, तो √2 इंटू VRMS। RMS का फॉर्म रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, है ना। जो भी एसी पे जो कोई भी अप्लायंस ऑपरेट होगा तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो वोल्टेज होगा। मैक्सिमम वैल्यू इन्वर्टर पे, जैसे इन्वर्टर पे जैसे ऑन होता है फैन तो स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि उसका वोल्टेज और ये करंट बढ़ जाती है, मैक्सिमम करंट वो कंज्यूम करता है। एडवांटेज एसी ओवर डीसी। एडवांटेज एसी का कुछ एडवांटेज है। एडवांटेज में क्या होता है? फायदा, ठीक है। दुनिया देखो आज एडवांटेज पे टिकी हुई है। कोई भी काम आज हर रिश्ते में एडवांटेज है ना। जैसे आज कोई हमसे पढ़ रहा है ना, तो तुम पढ़ इसलिए रहे हो क्या तुमको लगेगा सर से एडवांटेज इसलिए पढ़ रहे हैं। अगर जिस दिन तुमको 1% भी लग गया कि सर से कोई फायदा नहीं, सर से कोई काम नहीं है, बिहान होकर नहीं आना बंद कर दो। आदमी बोलना तक बंद कर देता है, देखता है उस आदमी से मेरा कोई काम नहीं है ना, तो अगर वो गलती से फोन भी कर दिया ना, इग्नोर कर देगा, ऐसे ही कोई काम नहीं रहता, करते रहे फोन। पता नहीं आज आदमी ऐसा हुआ है। एडवांटेज, इसलिए एडवांटेज मैंने क्या हो गया? फायदा। एसी का एडवांटेज है डीसी के ऊपर। क्या एडवांटेज है? मैं बताया था, एसी को बिना वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज लॉस के द्वारा हम बहुत लंबे दूर तक लेके जा सकते हैं, है ना। लेकिन डीसी को लंबे दूर तक लेके जा नहीं सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। एसी का क्या लाभ है डीसी का अपेक्षा? देखो, द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी, कॉस्ट ऑफ जनरेशन मतलब उसको उत्पन्न करने का खर्चा, है ना। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी इज लेस देन, मतलब एसी बनाने में कम खर्चा होता है डीसी के अपेक्षा, है ना। इसलिए तुम्हारा सरकार भी कम लेती है ना। अब तो फ्री कर चुका है बिहार में, 1 to 5 यूनिट फ्री है ना, बिजली, है ना। तो फ्री ही है, कई सब प्रोडक्ट्स है। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन को तो प्रोडक्शन में लिख सकते हो, है ना। जनरेशन क्या लिख सकते हो बेटा? प्रोडक्शन में लिख सकते हो। द कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ एसी
इज लेस देन कॉस्ट ऑफ जनरेशन ऑफ डीसी। पहला फायदा। दूसरा, एसी कैन बी इजीली कन्वर्टेड टू डीसी, सिर्फ एक डायोड लगाकर। देखिए ना, इसका है गिवन एरिया में। देखो एसी में चार्जिंग अडेप्टर में देखे हो ना, सिर्फ अंदर एक डायोड रहता है, डायोड लगा के आसानी से एसी को डीसी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत कम पैसे में। लेकिन डीसी को अगर एसी में चेंज करना है तो कोई इन्वर्टर लगाना पड़ता है, 4 से 5 हजार रुपया खर्च करनी पड़ती है कि नहीं, तब जाके डीसी से एसी में, डीसी से एसी भी होता है। ठीक है, तो लिखो एसी कैन इजीली कन्वर्टेड टू डीसी बाय यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड रेक्टिफायर, RECTIFIER, रेक्टिफायर, कॉल्ड रेक्टिफायर। डायोड भी लिख सकते हो। अगर लिखो एसी कैन बी ट्रांसमिटेड AC can be transmitted to a very long distance. AC can be transmitted to a very long distance. To a very long distance. सब लगे मुझे लाइन में आवाज से गुस्सा आ गया। AC can be transmitted to a very long distance without much loss of electric power. Without much loss of electric power. संतोष नाम की चीज नहीं है, धैर्य नाम की चीज है। धैर्य करता तभी 2 रुपये का पेट्रोल बच जाता, डीजल बच जाता चालू करने में है ना। अब देखो डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। अब जिस चीज का फायदा होता है ना, उस चीज का घाटा भी होगा। देखो जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, वो बहुत कम बोलता है, उसका फायदा भी है। तो फायदा क्या है, किसी तरह की परेशानी नहीं होगा, डिप्रेशन में नहीं जाएगा, दुनिया में क्या हो रहा है ना हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि कोई इसको है कि नहीं आसानी से बिल्कुल बना सकता है। अगर इसको बिस्कुट खाने का मन भी है तो जानता है कि कोई मांगेगा है नहीं, इसलिए मन हुआ तो दिया, ना मन हुआ था न दिया है। वो मांगने वाला रहता है तो जबरदस्ती क्या होता है, वो जानता है कि हम ना देते मांगने करते, तो पहले ही उसके लिए पैसा रख लेता आदमी कि जाएंगे तो दे देंगे। और जो ना कोई बोलता है मन हुआ देगा, महीना में बाद ही हाँ बेटी ये खेगा है कि नहीं, तो ऐसा होता है। तो डिसएडवांटेज भी है हर चीज़ का, ना बोलोगे उसका भी डिसएडवांटेज है, और अगर ज़्यादा बोलोगे तो कभी कभी ऐसा फेले पड़ जाओगे कि मार्केट कम लगेगा। तो हर चीज़ का एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, तो डिसएडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। देखो एसी इज मोस्ट डेंजरस दैन डीसी। एसी बहुत डेंजरस है, शॉक लग सकती है। एसी इज मोस्ट डेंजरस दैन डीसी, ज्यादा खतरनाक है। दूसरा डिसएडवांटेज, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस समझते हो, देखे होगे आजकल के लेडीज लोगों को देखे होगे ना, कान में ईयर रिंग्स पहले रहता है। कौन पहले रहता है, ईयर रिंग्स। ठीक है, तो ईयर रिंग्स देखने में तो लगेगा ये प्योर गोल्ड का है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो सिर्फ सोना का एक पानी, उसके ऊपर पानी जैसा एक लेयर, उस रोल गोल्ड मैंने नॉर्मल ऐसे ही सस्ता मटेरियल पर एक सोना का एक से एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और वो पहले रहता है, तुमको लगेगा सोना। कुछ लोगों को ऐसे दिखेगा 100 रुपया का लंबा लंबा करवाली पहन लेगा, और पता दूसरा से मांग के 5 को सही नहीं वो खरीदेगा, और दूसरा से मांग लेगा, जब भी जरूरत पड़ेगा तब मांग के फोटो वोटो सब खींचते रहेगा। तो उस क्रिया को है इलेक्ट्रोलाइसिस। मेटल किसी और का है ना, और उसमें लेयर चढ़ा दिया तो लगेगा सोना नहीं है, होता नहीं है, लगता है ना। आज आदमी के भी ऐसा लेयर चढ़ा दिया है, अंदर से पूरा खराब है और ऊपर से अच्छा बनने का दिखावा करता है। जैसे हमारे कौन लीडर, हमारे देश के पूरे चर्चित लीडर, वो अंदर से पूरा तुमको लूटने की कोशिश में है, लेकिन जब तुम्हारे सामने आएंगे तो ये आज ये योजना शुरू किया, कल ये योजना शुरू किया। अभी जैसे तुमको लग रहा है 10,000 रुपया दिया रहा है बिहार में,
है ना। तो ये तुमको देखेगा कि अच्छा है वो, लेकिन ये तुमको किस तरीके से चुकाना है ये जस्ट 3 महीने के बाद पता चलेगा। तो भी एक लेयर चढ़ा हुआ है ऊपर से, एक अच्छे बनने का ढोंग, अच्छे बनने का लेयर, ओरिजिनल आदमी कोई नहीं है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस को समझ में आ गया, क्लास 8 में बढ़िया से पढ़ चुका हूँ। इलेक्ट्रोलाइसिस सिर्फ डीसी करंट से हो सकता है, एसी करंट से नहीं हो सकता है। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ एसी करंट से नहीं होती है, डीसी करंट से ही होती है। ऐसे डीसी करंट अगर लग भी जाए तो शॉक नहीं लगेगी। देखते हो बैटरी वाला जो तार है ना, तो उसे करंट लगा और छूट दो, कुछ नहीं होने वाला। डीसी छूट दो तो पता नहीं, ब्रेक डांस सीख जाओ। ब्रेक डांस है कि नहीं, डांस तो पसंद नहीं है, आई हेट डांसिंग, लेकिन सीख जाओ। तो लिखो AC cannot be used in the process of electrolysis. AC cannot be used in the process of electrolysis. Right? Stop. AC cannot be used in the process of electrolysis. अब देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो जनरेटर और मोटर एक दूसरे के एकदम साथ याद रखो। मोटर क्या करता है, मोटर में तुम भी देखते हो, स्विच देंगे इलेक्ट्रिसिटी जाएगा और चक्का घूमने लग जाता है, या कोई भी चीज़ मूव करने लगता है, चाहे रेफ्रिजरेटर में हो, तुम्हारा वॉशिंग मशीन में हो, मिक्सर ग्राइंडर में हो, कोई चीज़ घूमने लग जाता है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट से चलता है। तो इलेक्ट्रिक मोटर में क्या होता है, करंट हम देते हैं और हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, मैंने कोई चीज़ मूव करने लगता है, गतिमान हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चेंज होता है मैकेनिकल एनर्जी में, वो हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रिक मोटर। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, मैकेनिकल एनर्जी घुमाएंगे हम, चाहे डीजल से घुमा दें, पेट्रोल से घुमा दें, चाहे हाथ से घुमा दें, है ना, चाहे हवा से घुमा दें, हवा से भी घूमता है, पता है कि नहीं। राजस्थान में जाना, राजस्थान में बहुत एकदम ओपन एरिया है, वहाँ विंड मिल लगा दिया जाता है। विंड मिल बहुत लंबा पोल में वो चारों डायनो लगा दिया जाता है। और ये विंड मिल है ना, ये विंड मिल है, जैसे विंड मिल लगा दिया, ठीक है। और इसी में आर्मेचर कॉइल अंदर रहता है, और जिसमें जिस कंट्रोलर फिक्स रहता है उसमें एक स्टॉक पिट मैग्नेट रहता है। तो ये बाहर के हवा से घूमता है, बहुत तेज हवा से क्या होता है, घूमता है। ये घूमता है तो अंदर ये चलने लग गया ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न हो जाती है। और उस इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल छोटे छोटे बॉल डालने में और अलग अलग इस्तेमाल में हम करते हैं, विंड मिल एनर्जी, ठीक है। तो जिस तरीका से तुम आर्मेचर कॉइल को घुमा दो, जब घुमा दोगे तो अपने आप कॉइल में करंट उत्पन्न हो जाएगा। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रिक जनरेटर का काम, है ना। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को चेंज करता है मैकेनिकल एनर्जी में। अंडरस्टैंड। लिखो इलेक्ट्रिक जनरेटर, देखो ए डिवाइस, an electric device which convert का स्पेलिंग CONVERT, convert mechanical energy into electrical energy, that is an electric device which convert the mechanical energy into electrical energy is called electric generator। सिद्धांत क्या है, देखो तुमसे कोई पूछ देगा, 11 में क्वेश्चन पूछेगा जी इलेक्ट्रिक जनरेटर का क्या सिद्धांत है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या सिद्धांत है, इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इसका थ्योरी यही है, ठीक है। तो देखा सुनने में, थ्योरी में लाखों बार बता चुका हूँ, तो करोड़ों बार सुन चुके होगी, है ना। क्या बताए थे कि जब कोई कॉइल को स्टेशनरी रखते हैं, कॉइल को क्या रखते हैं, स्टेशनरी रखते हैं। स्टेशनरी मैंने किताब को भी दुकान नहीं, स्टेशनरी मैंने एक जगह स्थिर, एक कॉइल हो गया, ये है ना। मेटल वायर को हम इस तरीका से फॉर्म में लपेट देते हैं, ये कॉइल हो गया। इसको देखना तो तुम स्पाइरल को भी देखे हो ना, स्पाइरल को भी कॉर्नर में रहता ना, उस तरीका से कॉइल को स्टेशनरी के और इसमें मैग्नेट को मूव कराए। क्या मूव कराए, मैग्नेट को रोटेटिंग मोशन इसको मूव कराए, ठीक है। तो इस कॉइल में करंट उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। यही सिद्धांत है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आगे जाके पढ़ोगे 12th में लेंज लॉ, LENZ, लेंज लॉ। विशेष रूप से याद नहीं है, लेकिन लेंज लॉ है। लेंज ने एक नियम दिया है, 12th में क्वेश्चन पूछ जाएगा। लेंज क्या है कि जो ये जो कॉइल में करंट उत्पन्न हुआ, कि जिस कारण से करंट उत्पन्न हुआ उसी का विरोध करता है।
देख रहे हैं ये कॉइल में जो करंट उत्पन्न हुआ ना, तो जिसके कारण इसमें करंट उत्पन्न हो रहा है, मैग्नेट का कारण हो रहा है, मैग्नेट के मोशन का कारण हो रहा है ना, तो जिस कारण से इसमें करंट उत्पन्न हुआ उसका ये विरोध करता है, ये लेंज लॉ है। ठीक है, तुम लोग भी है, जिस कारण से, जैसे तुम आगे किस कारण से बढ़ोगे, आपने इस तरह समझने के लिए याद रखना, तुम आगे कब बढ़ोगे, पढ़ाई के कारण। जितना ज़्यादा पढ़ोगे जितना आगे बढ़ोगे, ये तुम भी जानते हो और हम भी जानते हैं, जो सूत्र है वो भी जानता है कि पढ़ाई क्या है, बहुत जरूरी है। हम आगे तरक्की किस रूप से कर सकते हैं, पढ़ाई के कारण। लेकिन अंदर बड़ा तुम्हारा जो बॉडी है इसको विरोध करता है, पढ़ाई के मने नहीं करेगा। बस बैठोगे टेबल पर, बढ़िया में टेबल खरीदोगे, है ना, अगर लगेगा कि बैठेंगे आप पूरा मन से पढ़ाई करेंगे, आप ज़्यादा नहीं, जब पहला सेकंड जब बैठोगे तो बहुत मन से पढ़ोगे, बैठोगे, और 10 मिनट होते होते तुम्हारी सब ये धरी की धरी रह जाएगी, और उसके बाद पढ़ाई लिखाई बंद करके या तो उसी पे माथा रख के सूत जाओगे, है ना, किताबें माथा रख के टेबल पर, किताब पे माथा रख के सूत जाओगे, और नहीं तो फिर कहोगे अरे चलते हैं कुछ सीरियल देखने, है ना, तो फिर इंस्टाग्राम चला लें, नहीं तो फिर अपना चलो परिवार घूम के आते हैं, तो चंडी से घूम के आते हैं, दुर्गा जी देख के आते हैं, लक्ष्मी जी देख के आते हैं, है ना, कुछ खा के आते हैं, ये सब जो है। तो जिस कारण से तुम तरक्की करोगे तुम उसका खुद विरोध कर रहे हो, कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा लाभ हुआ, यानी तनु सर का लाभ हुआ। हर एक आदमी होता है, हर एक आदमी में ये कुछ ना कुछ एक गुण रहती है, हमें भी है। हम जानते हैं कि हम पढ़ेंगे तो हमारा जो गवर्नमेंट जॉब अच्छे पोजीशन पे हो जाएगी, ये हमको पता है, लेकिन पढ़ते ही नहीं, जब पढ़ाई होता ही नहीं, बैठते हैं और झूठ मूठ के 2 मिनट में मोबाइल में कुछ देखते नहीं है। हर एक आदमी जितना भी जो 30 के ऊपर हो गया ना आदमी, मोबाइल लेगा, झूठ मूठ के देखेगा, 5 मिनट फिर लगेगा, कुछ काम की चीज़ नहीं है, बंद करेगा, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं होगा, फिर 15 मिनट मोबाइल वाले है कि नहीं। हर समय के हम तो खोलते थे ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन कुछ मिल भी नहीं करता है, फिर इसलिए रख देते हैं, फिर खोलते ब्रेकिंग न्यूज, फिर नहीं मिलता है कुछ, है कि नहीं। ब्रेकिंग न्यूज होते हो, अचानक ऐसे हो कि जिससे भूचाल आ जाए, जैसे वर्ल्ड वार शुरू हो जाए, वर्ल्ड वार शुरू हो गया तो अरे जानकारी है ना कि क्या क्या कौन देश लड़ाई कर रहा है ना, अचानक कुछ और भी घटनाएं हो जाए ऐसा जो तुम विश्वास नहीं करते, उसको ब्रेकिंग न्यूज करते, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये लेंज लॉ है। तो करंट क्या होता है, ये प्रिंसिपल है कि करंट जो अगर कॉइल पर स्ट्रेट रखे और मैग्नेट को मूव कराए उसके सापेक्ष में, तो इस कॉइल में करंट आएगा, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये दोनों केस में होता है, मैं पहले बताया था, या तो कॉइल को स्थिर रखे या तो मैग्नेट को मूव कराए, या तो मैग्नेट को स्थिर रखे कॉइल को मूव कराए, दोनों केस में कॉइल में ही करंट उत्पन्न होगा। यही थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, यही थ्योरी है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। यू नो, तो देखो प्रिंसिपल लिखा, देखो प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक जनरेटर works on the principle of electromagnetic induction. हाँ, फिर से बोल रहे, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक है ना, तुम लोग देखो मेरा ला को देखो, गलत साबित कर दिए, सही साबित कर देखते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क्स मैंने काम करना होता है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लिख रहे हैं जो दिखा दिए हैं, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि when a magnet is moves, magnet moves, है ना, relative to the coil, and also लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिखा दिए, फिर भी लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दिखा दिए हैं, है, छोड़ दो, देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहला एसी जनरेटर, दूसरा नाम है अल्टरनेटर। एसी जनरेटर दूसरा नाम है क्या है, अल्टरनेटर, और दूसरा डीसी जनरेटर।
कहते हैं डायनमो। इसलिए फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को डायनमो रूल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो पहला एसी जनरेटर, अल्टरनेटर, दूसरा नाम अल्टरनेटर, दूसरा डीसी जनरेटर, डायनमो। एसी जनरेटर लिखा है बेटा, देखो द जनरेटर विच प्रोड्यूसेस अल्टरनेट करंट ब्रैकेट में एसी। ये पढ़ाई जब तक पढ़ो, किताब निकालो, पढ़ो ना, कलम रख लेंगे पढ़ाई होगी, है कि नहीं? तो कलम नहीं रखो, उसको एकदम अपना नजर रखो। हाँ ध्यान से बोल रहे हैं, दोबारा चौबारा हाँ देखो द जनरेटर विल प्रोड्यूस अल्टरनेट करंट। कलम नहीं, कलम की जगह खराब हो जाएगा, लिखेगा है कि कलम बोल रहे हैं, विशाल पढ़ रहे हैं। द जनरेटर विल प्रोड्यूस अल्टरनेट करंट ब्रैकेट में एसी is called AC generator। DC generator लिखो, DC generator देखो जनरेटर which produces direct current ब्रैकेट में DC। The generator which produces direct current ब्रैकेट में DC is called DC generator और dynamo। अब देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, तुम लोग पढ़ के आना घर से। देखो एसी जनरेटर में ये होता है, ये थोड़ा ड्रॉ कर लेना बेटा। इसमें भी देखो, इधर देखो, चलो देखो, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। ये आर्मेचर कॉइल जो इलेक्ट्रिक मोटर में था ना, वैसा ही एक जस्ट कॉइल होता है। इसको तुमको बढ़िया से देखना है। तो घर का जनरेटर, अगर घर में तुम्हारा जनरेटर है तो ठीक, और नहीं तो किसी और के पास जनरेटर है, फिर तो तुम्हारे स्कूल में जरूर जनरेटर होगा। उसमें उसके वो जो पहले पीटर आता है, पीटर देखे हो, पीटर में मोटर से का फ्लाईव्हील रहता है, उससे करंट रहता है, जो एक इतना बड़ा कोना वाला रहेगा, ठीक है। यही जनरेटर है, ठीक है। अब इसको कवर खोल के पूरा देख लेना, कॉइल वाइल तो तांबा का तार पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्म में लपटा रहता है, और एक लंबा सा शाफ्ट रहता है, इसी में कॉइल लपटा रहता है। ये पीटर घूमता है, जिससे घूम रहता है, ये भी घूमता है। तो ये होता है आर्मेचर कॉइल, जो इलेक्ट्रिक मोटर में भी था, मुझे कहते हैं उसका सेम नाम है आर्मेचर कॉइल। जिसमें इंसुलेटेड कॉपर वायर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में रोटेट रैपिंग किया हुआ रहता है। तो दिक्कत आने में ये आर्मेचर कॉइल, और जिस कंटेनर में ये कॉइल है फिट किया हुआ, इसमें ऊपर और नीचे एक मैग्नेट रहता है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आर्मेचर कॉइल को क्या कहता है, रोटेट करवाया जाता है। रोटेट किसके द्वारा किया जाता है, पीटर के सहायता से किया जाता है ना, पीटर के सहायता से। उसमें एक टंकी रहता है ऊपर, टंकी से एक उसका कवर रहता है, ढक्कन। गाँव में लोग कवर नहीं रखता है, खाली एक कुपी नहीं लगा देता है, अगर तक कपड़ा से बांध देता है, धुला देता है, ड्रेस कवर होता है, देखना गाँव में ऐसा होता है। तो बस ये टंकी खोला है ना, और तेल डाल दिया, और तेल डाल दिया तो पीछे एक हैंडल होता है ना, पीछे एक लंबा सा शाफ्ट रहता है, हैंडल में ऐसा की लगा रहता है, घुसाते हैं और ऐसे करके पूरा ये पहले के ज़माने में जब हम लोग बच्चे थे, तुम लोग बच्चे हो तो थोड़ा सा ज़माना एडवांस हो चुका है, और अब जनरेटर में भी स्विच आ गया है। ऐसे स्विच दाबो जनरेटर चालू हो जाएगा। देखो वर्कआउट का जनरेटर आता है, स्विच से चालू हो जाता है। अगर छोटा बच्चा भी जनरेटर चालू कर सकता है, पीढ़े चालू कर सकता है, लेकिन हम लोग ज़माने में नहीं। पीढ़े चालू करने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता था। पूरा ये जो है ना, ऐसे घुमाए तो जैसे ही घुमाओगे शुरू में बहुत ताकत लगेगी। क्या लगेगी? जब ये फिर घुमाते चलोगे तो ये घूमेगा, तो ये मोशन में आ गया, फिर इनर्सिया के कारण मोशन स्टार्ट हो जाएगा। जितना ज़्यादा मास, ज़्यादा इनर्सिया, तो पीटर का जो फ्लाई व्हील है बहुत मोटा रहता था, तो तेज़ी से घूमने लग गया, और जैसे ही तेजी घुला तो फिर इंजन स्टार्ट हो गया। इंजन क्या हो गया? इंजन स्टार्ट करने के लिए घुलाना पड़ता था फ्लाई व्हील को, है ना। अभी भी देखते हो जिस हमारा जो गाड़ी है, जैसे मैजिक है ना, उसमें एक सेल्फा लगा रहता है, तो ऐसे चाबी मारे सेल्फ क्या होता है, उसको घुलाया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। लेकिन कभी कभी सेल्फ खराब हो जाता है, तो क्या करते हैं, 4 आदमी को उतारते हैं, गाड़ी उतार देते हैं, है ना, और कहते हैं ठेलो, तो चक्का को घुलाया, तो चक्का घुलाने से उसको घुला उसा तो चालू हो जाता है। तो उसी इंजन को स्टार्ट करके फ्लाई व्हील को ऐसे घुलाया जाता है। जब वो घूमने लग जाता है तो फिर क्या करता है, वो की से लगा हुआ पीछे की ओर, तुमको उसी चलते कोशिश में उसको हैंडल को निकाल लेना है। और कहीं ऐसे करके छोड़ दिया था, देखा जाएगा ना, ऐसे फेंका के किसी को चोट लग सकता है ना, तो उससे मुश्किल था। लेकिन मुश्किल स्विच बटता हो काम खत्म। तो आर्मेचर कॉइल तो मूव कराए, और ऐसे मूव कराए तो इसमें क्या होता है, देखो इधर एक शाफ्ट में 2 गो रिंग रहता है। एसी में रहता है ये दोनों पूरा क्लोज, उसको स्लिप रिंग कहते हैं, और डीसी में
जो एसी में मोटर में था ना स्प्लिट टूटा हुआ रिंग नहीं था, तो टूटा हुआ रिंग डीसी जनरेटर में इस्तेमाल करते हैं, इसमें एसी से पूरा दो अलग अलग रिंग में इस्तेमाल करते हैं, एसी बन जाता है। मेरे समझ में आ गया? ये पूरा सिस्टम रहता है, डीसी जनरेटर में सेम रहता है। देखो ये मोटर जैसा है कि नहीं है? अरे मोटर जैसा नहीं था, मोटर में जो फोटो ड्रॉ किए थे, इसलिए स्प्लिट रिंग, स्प्लिट में टूटा हुआ, तो क्या हो गया? टूटा हुआ। स्लिप मैंने पूरा गोल गोल, देखो ये गोल अलग, ये गोल अलग। बस डीसी जनरेटर और आईसी जनरेटर का पूरी स्ट्रक्चर सेम रहती है, सिर्फ एक जगह स्लिप रिंग रहता है और एक जगह स्प्लिट रिंग रहता है। इसको पूरा स्टडी कर लेना, कल इसको हम पूरा लिखा देंगे और तुम्हारा एक चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी है, ये भी तुमको 2 मिनट समझाते हैं। देखो 9 10 के दोनों बच्चा देखो सीखो वायरिंग कैसे करते हैं। घर में अगर तुम्हारा लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा है, या नया होल्डर खरीद के लाई, अभी लेके आई, तो कैसे वायरिंग करना है कि नहीं? तो वायरिंग करने के लिए मैं सिखाता हूँ। देखो इसके अंदर बोर्ड है, इसके अंदर बोर्ड है। देखो बाहर से एक तार आया, हम लोग के बच्चे थे जब बाहर से एक ही तार आती थी, एक ही तार यहाँ पे रबी करती थी, वो हो गया प्लस। क्या हो गया? जो लाइव वायर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वायरिंग भी देख लो, काम देगा कैसे कैसे। देखो इसको निकाल देते हैं, देखो तुमको वायरिंग दिखाया जाए, निकलेगा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। अब सिस्टम है मेरे पास, एक ही को कटांगे रखते, दूसरा से देखो इससे आ रहता है, इसलिए कभी दूसरा काटिंग में खर्च नहीं किया तो ₹2 खर्च हो जाता है कि नहीं? तो इसलिए एक ही से काम चल रहा है और कभी भी ये हिलता नहीं है, पूरी तरह फिट एंड फाइन। देखो सर, अब ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या है? इलेक्ट्रिक बोर्ड। अब कैसे वायरिंग करते हो तुम लोग सीख लो। अब बच्चा में किए थे, हमको लगा था ना कि दूगो जो तार जो आता है ना, तो ये जो स्विच है ना, तो हमको लगा दूगो तार आता ही है, तो स्विच के एक ऊपरे निकल रहा था दूगो, एक ऊपरे है, वो दूर तार दिए और लाइन ऑन किए, सब जल के गुस्सा हो गया, पूरा बोर्डे से ही जल गया था। इसे तो हम मजाक नहीं थे, तो पता नहीं तुम्हारे सामने आज होते नहीं है कि नहीं? तो फिर धीरे धीरे सीख गया था। उस समय कोई सिखाने वाला था नहीं, तो बच्चा थे, तो लाइन का थोड़ा बड़ा लाइन देता था, बहुत कम लाइन देता था पहले, है ना? तो खुद बोर्ड जो है कहते किसको अथी करते, तो कैसे वायरिंग करना तुमको सिखाते, तुम लोग को जल के गुस्सा नहीं होगा, बोर्ड पैसा खर्चा नहीं होगा। जैसे वहाँ से एक तार आया, तो देखो जैसे ही तार आया तो वहाँ पे देखो मीटर पे गया। तो अब जो है, अब जो वायरिंग आती है ट्रांसफार्मर से जो पे जाता है, चारों आता है, तो 4 में देखो 1 2 और 3, ये भी बोर्ड का काम कर सकता है, बोर्ड का काम कर सकता है। एक चौथा, तो ये तीनों प्लस होता है, तीनों क्या होता है? जिसको लाइव वायर कहेंगे, तो दिक्कत। और चौथा हर एक जो अब आता है, चौथा न्यूट्रल वायर होता है। कौन वायर होता है? माने माइनस। तो दिक्कत समझ में? तो इस तीनों में से कोई एक में जोड़ना है, एक का। जैसे तुमको, जैसे इसको पहला नंबर पसंद है, तो ये पहला में टोका फंसा लेगी या जोड़ लेगी, और टोका फंसाने में सिस्टम खत्म हो गया यार, तो पहला में जोड़ लेगी। उसको मतलब 2 पसंद है ना? इसलिए हर चीज में उसका दूसरा ही, जिंदगी में दूसरा नंबर में आई है कि नहीं? रोल नंबर भी जहाँ पढ़ी बेचारी कैसा बनता है कि हमेशा 2 रोल रहता है कि नहीं? एक रोल वाला क्या होता है, एक रोल वाला एक समय आया था, एक रोल वाला स्कूल छोड़ दिया, तो उसको लगा होगा कि अब 1 रोल आएंगे, लेकिन ऐसा मामला हुआ कि वही स्कूल छोड़ दी कि जहाँ फिर से 2 रोल आएंगे, तो उसको 2 पसंद है कि नहीं? तो ये दूसरा में करेगी, और जिसको तीसरा पसंद है वो तीसरा में, किसी एक में एक तार जोड़ना है, और जो एक दूसरा वायर है तुम्हारे घर का, जो चौथा में जोड़ना है, ये न्यूट्रल हो गया, तो प्लस माइनस हो गया। अब ये क्या करना है, ये तार यहाँ से आ गया, इसके बाद ये सर्किट या तुम्हारा सेप्टिक फ्यूज या तुमको MCB आता है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है मेरे पास, दोनों को लगा हुआ है, पूरा सिस्टम है, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला। तो यहाँ से जो तार आ गया, तो ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऊपर में लगा दिया, तो दिक्कत समझ में? और माइनस वाला में जो वायर आ गया, ये दूसरा MCB में ऊपर लगा दिया, तो दिक्कत। तो यहाँ से अब तुम्हारा इस सर्किट में करंट आ गया। ओके, अब क्या करना है, यहाँ से ये दूसरा वायर, एक वायर यहाँ से निकालना है, क्या करना है? निकालना है। ओके, अब ये मीटर बीच में ही आएगा, मीटर अब बीच में क्यों आएगा बताओ? और अगर तुम्हारा यहाँ इसके बाद तुम मीटर लगाते हो, तो तुमको अगर चेकिंग वाला आएगा तो फंस जाओ। पता है क्यों? अगर मीटर यहाँ नहीं रहा,
तो यहाँ से चोरी हो जाएगी ना। ठीक है, हमको अगर जो जे अप्लायंस ज़्यादा खर्चा कर रहा है ना, जो कैले भी है लोग, कैले भी है कितना लोग क्या करता है, यहीं से एक दूसरा वायर जो बिना मीटर में कनेक्टेड अलग इस्तेमाल कर लिया, मीटर रीडिंग ये वायर का देगा, इसमें पहले से हटा लेंगे तो इसका रीडिंग इसमें नहीं आएगा। तो जितना भी बिजली चोरी करने वाला होता है कि नहीं, वो बहुत तरीके से चोरी करता है। इससे ये मीटर से पहले वाला वायर में से अलग कनेक्शन कर लेगा, तो इसमें रीडिंग आएगा ही नहीं। समझ में आ गया क्या? तो खैर मीटर पहला ही होता है। तो मीटर में देखो दोनों वायर घुसा है, एक इनपुट हो गया, ठीक है, अगर इनपुट दो वायर उसमें लिखा होगा कौन प्लस इनपुट, फिर वहाँ से दो वायर निकला आउटपुट। अब ओ वाला दोनों आउटपुट आया ना, एक पहले एमसीबी में और दूसरा एमसीबी में, ये हुआ पावर सर्किट का काम हो गया। वायरिंग कैसे कैसे करना समझ में आ गया। अब यहाँ से दो तार निकला, ठीक, अब दो तार यहाँ पे आया, इलेक्ट्रिक बोर्ड में लेके आना है जहाँ से तुमको बॉल पंखा चलाना है। समझ में आ गया? असल में अब यहाँ पे देखो इसमें तो नहीं है, खाना है, देखो एक दो कोई खाना है, यहाँ पर एक सेफ्टी फ्यूज रहता है, फ्यूज देखे हो, एक और निकलने वाला रहता है। तो वहाँ वो जो प्लस वाला जो तार है, माइनस वाला नहीं, सिर्फ प्लस वाला जो लाइव वायर आ रहा है वहाँ इसको लेके जाएंगे ऊपर, ठीक, ताकि अगर इस बोर्ड में कुछ सुधारना हो तो फ्यूज निकाले, बोर्ड का लाइन कट गया है ना। अगर ये इसमें सेफ्टी फ्यूज नहीं जाएंगे तो लाइन वजह से काटना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ऑफ कर देंगे तो जैसे हिजाब लाइन नहीं आएगा। तो खैर इसमें भी सेफ्टी फ्यूज लगा देते हैं, तो लगा दिए। तो सेफ्टी फ्यूज क्या देना है, प्लस, तो दिक्कत होने में क्या तक क्लियर है। और वहाँ से जो माइनस आ रहा है वहाँ से उसको कहाँ डालना है, ये देखो ये जो स्विच दिख रहा है क्या, तो इसका एक ये और ये इसमें डाल देना है, दोनों में से कोई एक, पलक के दोनों में से कोई एक, माइनस वाला, अंडरस्टैंड? अब समझ में आ गया? माइनस वाला कहाँ डालना है, ये दोनों पलक में से इसमें से किसी भी एक में, जनरली इसमें डालना, लिखा डालना है इसमें, और ये दोनों में नीचे डालना है, सॉरी ऊपर डालना, ऊपर माइनस वाला वायर कोई एक। समझ में आ गया? अब जो ये प्लस वायर आया, तो यहाँ प्लस वायर जो आया, तो ये प्लस वायर यहाँ से अब हमको जलाना है बॉल, क्या जलाना है, बल्ब जलाना है। तो देखो समझ में, तो बल्ब में भी दो वायर है, दिख रहा है जी, बल्ब में दो वायर है ना, पंखा में भी दो वायर है। तो बल्ब का एक वायर कोई भी एक, ये स्विच दिख रहा है, स्विच में भी ऐसा दो निकला हुआ होगा। तो स्विच में जो ऊपरे वाला में बल्ब का एक तार जोड़ना है, कितना, एक तार से जोड़ना है बल्ब का, ये स्विच में ऊपरे, तो दिक्कत। और बल्ब में दूसरा तार आ रहा है, वो कहाँ जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना है, तो फिर तो चलिए मुझसे हो जाएगा। बल्ब में दूसरा तार ये जहाँ पे माइनस जोड़े थे ना, अरे माइनस जो कनेक्टेड है तुम्हारा, या तो यहाँ या तो यहाँ, तुम्हारा दो ऑप्शन है, यहाँ माइनस वायर जोड़ दिया, तो दिक्कत। अब इस स्विच का काम हो गया, जिस स्विच को ऊपरे बल्ब का जोड़े हो उस स्विच से बॉल जलने लगी है। और अगर ऊपरे जोड़े हो बल्ब का तार, तो ये ऑन है, लेकिन अगर बल्ब में नीचे जोड़ दिए हो तो ये ऑफ हो जाएगा, ऐसे ऑन हो जाएगा उल्टा। अब देखिए उल्टा स्विच काम करते हैं, मतलब वायरिंग उल्टा है, ये सही काम कर रहा ऑन में, इसका मतलब ये तार ऊपरे हो गया। अब बल्ब का दूसरा वायर यहाँ माइनस में जोड़ना है। अब पंखा चलाना है, तो पंखा में भी दो वायर है, तो पंखा का एक स्विच है मान लिया जाए, तो पंखा का एक तार इस स्विच के ऊपर वाला में, बाकी दूसरा का दरवाजा यहाँ जहाँ माइनस था, तो दिक्कत हो गया वायरिंग। अब देखो ये है इंडिकेटर का वायरिंग कैसे करेंगे, इंडिकेटर में दो तार होगा है ना, तो एक प्लस वाला एजा से निकला फ्यूजवा से डायरेक्ट जोड़ दिए, और दूसरा माइनस एजा था ना, एजा से दूसरा जोड़ दिए। इंडिकेटर में दोनों लगेगा, प्लस माइनस दोनों, तभी बल्ब जलेगा। समझ में आया? इस तरीके से तुम्हारा इलेक्ट्रिक वायरिंग हो गया। एनी प्रॉब्लम? अब एमसीबी का रहता है ताकि कभी फ्लक्चुएशन हुआ, अचानक करंट ज़्यादा आ गया, तो तुम्हारा अगर वो एमसीबी गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, तो आगे करंट पास नहीं करेगा, तो तुम्हारा महंगा फैन है, बल्ब है, सब बच जाएगा, ठीक है। अगर एमसीबी नहीं रहता तो सब उड़ा देगा, तो बताओ तुम्हारे लाखों का नुकसान हो जाएगा, टीवी भी सब जला देगा। इसलिए हम लोग बड़ी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशन रखते हैं, वो रखें। उसके बाद एजा भी फ्यूज लगाते हैं, वो जैसे अगर पास भी कर गया तो एजा पकड़ा जाएगा। अकेला तो ज़्यादा जो डर वाला रहता है ना, तो हर जगह फ्यूज लगे ले जाता है, ताकि कहीं बच जाए, अप्लायंस बच जाए। तो ठीक है, अब फ्यूज में भी कोई नया फ्यूज नहीं खरीदना है, फ्यूज के अंदर एक तार रहता है, क्या रहता है, देखो एजा जो करंट था, एजा करंट नहीं था ना जी,
तो बाहर एक निकालने वाला होता है, उसको बाहर से एक छोटा तार से जोड़ देते हैं, तब जाके सर्किट पूरा हुआ, है ना। तो ऐसा करंट था और इसमें करंट कैसे लाए, वो बाहर के तारों में जोड़ दिया था, तो शर्ट के दोनों में करंट आ गया, तो नीचे फिर सर्किट लाइन में करंट आ गया। और अगर कुछ करंट हो गया तो तरवा टूट जाता है बीच से, तो नीचे करंट बंद हो जाता है, ऊपर करंट आते रहता है। ये हो गया तुम्हारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग। मेरे समझ में आ गया। घर का वायरिंग कर सकते हो, किसी तरह का तुम जोड़ सकते हो, अगर तुम मेरे बात समझ गए हो तो आगे तुम लोग को जलाना नहीं है। बाकी अगले क्लास में बताएंगे जनरेटर का वर्किंग, जनरेटर का स्ट्रक्चर। सर वो बोर्ड कैसे